सो हेलो पीपल, दिस चैनल CATV एंड हमने 20 MCQ करने के बाद अब हम जो है 21st MCQ से स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इस वीडियो में भी हम जो है 20 MCQ को कवर कर ले, राइट। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने न्यू वीडियो देखा हो तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको 20 MCQ आपके हो जाएंगे, राइट। साथ में जो है राइट हैंड साइड पे ओपन करके रखा है, जो भी हमको डाउट रहेंगे हम नोट्स को रेफर कर लेंगे। CK लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 25 जून को इनकॉर्पोरेट हुई। CK लिमिटेड वांट्स टू मेक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना है, क्या वो डोनेशन कर सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो नहीं कर पाएगी और 3 साल तक की फॉर्म नहीं कर सकती। 3 साल से ऊपर पे कर सकते हो, तो 3 साल से ऊपर आफ्टर 3 ईयर जो है कर लो। अगला, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इट्स इक्वल टू ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर इतने होते हैं, द कोरम शैल बी नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड नॉट लेस देन 2, मतलब कि और 2 विच एवर इज हायर। तो सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर हमारे 2/3 हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जो कोरम है वो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो प्रेजेंट है मीटिंग में और ठीक है नॉट लेस देन 2, वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन केस कंपनी वेयर मिनिमम %% ऑफ मेंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, कि इतने अगर प्रमोटर के रिलेटिव है, या अपन बोले कि इतने रिलेटेड पार्टी है, तो इतने रहे तो दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ रिजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मीन्स कंपनी में जब इतने % मेंबर्स अगर रिलेटिव रहे या रिलेटेड पार्टी रहे तो इनको नहीं रोका गया, फिर दे आर नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ रिजोल्यूशन। RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अप्रूव में इनको रोका नहीं गया, दे आर नॉट प्रिक्लूडेड अगर इतने मिनिमम कम रहे तो। जब बात रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की चल रही थी तो मीटिंग वाले नोट्स ओपन करें और वहाँ पे आपको मिलेगा कि इंटरेस्टेड पर्सन वोट नहीं करेंगे अगर मेंबर रिलेटेड पार्टी है। तो ऑब्वियसली बात है, रिलेटेड पार्टी अपने ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा ना वोट करेगा, नहीं तो हर कोई फेवर में ही वोट करेगा। बट कब ये अप्लाई हो जाता है, जब एक अच्छी प्राइवेट कंपनी हो, मतलब 137 और 92 का उसने डिफॉल्ट नहीं करा है कंपनी में, और या तो कंपनी जिसके अंदर 90% और मोर मेंबर या तो प्रमोटर के रिलेटिव है या तो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। कंपनी जिसमें 90% और मोर मेंबर प्रमोटर के रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है, तो ऐसे केस में रोका नहीं गया। और गवर्नमेंट कंपनी गिवन बिलो, तो 2 सिचुएशन है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट कंपनी भी के केस में भी आप वोट कर सकते हो, पर ठीक है चलो अभी हम समझ चुके हैं कि 90% इधर आंसर आएगा। फिर आती बात अगले क्वेश्चन की, आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 6 डायरेक्टर 5 आर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। टू कंसिडर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, कि फंड्स का इन्वेस्टमेंट किधर हो क्या हो। अब द रिजोल्यूशन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट शेल बी टेकन एज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो किस केस में माना जाएगा कि रिजोल्यूशन पास हो गया? अब देखो 5 डायरेक्टर है, तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है उन सबकी वोटिंग चाहिए, तो ऐसे केस में सब डायरेक्टर की वोटिंग चाहिए। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 186 समझ में आ जाना चाहिए कि 2 केस में, एक तो 186 सबसेक्शन 6 एंड 203 सबसेक्शन 3 में ही यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन लगता है। यूनानिमस वोट रिजोल्यूशन में ऐसा है कि जितने प्रेजेंट है सबके सब वोट कर रहे हैं फेवर में। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस बोर्ड मीटिंग विच इज कंडक्टेड थ्रू मीन्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है मीटिंग बनी, एक मिनट्स बने, राइट। अब जो ड्राफ्ट मिनट है सर्कुलेट अमंग ऑल द डायरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, तो मीटिंग के कितने दिन में सर्कुलेट होगी, आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो क्वेश्चन में क्या है कि बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मिनट्स बने, कितने दिन में सर्कुलेट होंगे। अब देखो इसके लिए हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिसेप्ट में पढ़ा कि जो है सर्कुलेट होंगे 15 दिन के अंदर सारे डायरेक्टर को, जो कंफर्म करेंगे या कमेंट करेंगे ऑन दी एक्यूरेसी कि ये जो मिनट्स जो तुमने हमको भेजे ये एक्यूरेट है कि नहीं है, जो भी है, और ठीक है, और 7 डेज़ में 7 दिन में जो है वो कंफर्म करेंगे और बता देंगे आपको वो मिनट बुक्स में, फिर वो मिनट बुक बन जाएगी, सिंपल सी बात है। ये 15 दिन होना चाहिए 25 का। फिर आती बात ओमनिबस अप्रूवल की, तो ओमनिबस अप्रूवल किसके लिए? इन्वेस्टमेंट करना है किसी दूसरी कंपनी में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, या तो इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, या तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है, या नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र करना है। मैं अपना पैसे कहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सी वाले पॉइंट में बोल सकते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग और मेरे को पैसे मिल रहे, जो भी है अपन ऐसा समझ लेते हैं, पैसे लगा रहे इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसफर ऑफ नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है।
कंपनी में एंटर हो रहे हैं, तो इसके लिए ओमनिबस अप्रूवल मिलता है। तो अगर हम देखें तो 188 वाला जो सेक्शन है जिसमें ऑडिट कमेटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी, तो वो ओमनिबस अप्रूवल कर देती है रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में, प्रपोज टू बी इंटर इनटू बाय द कंपनी, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो रूल 6A में दे के रखी है। तो अपना जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ये है अपना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ओमनिबस अप्रूवल लगेगा। अब इसमें रूल 6 से था, अब रूल 6 से जो है वो बुक में नहीं था, दूसरी बुक में है, तो वो बुक से हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कमेटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो प्रपोज टू बी एंटर है, जो कि प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू, ठीक है, बाय कंपनी। अब देखो क्या है इसमें, रूल 6 से क्या बोलता है, रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, उनको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। तो ऑडिट कमेटी जो है ओमनिबस अप्रूवल करती है ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड, ठीक है, जो आगे करने वाले हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन ये है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी क्या करती है, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनिबस अप्रूवल। तो ऑडिट कमेटी शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लेती है, फिर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करती है, ठीक है, विच इंक्लूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट दैट कैन बी अलाउड, कि कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स ये कितने टाइप के कितना वैल्यू का आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, और एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितना का होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड टू द ऑडिट कमेटी एट द टाइम ऑफ सीकिंग ओमनिबस अप्रूवल, कि जब आपको सीक कर रहे हो आप ओमनिबस अप्रूवल, तो एक्सटेंड एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड टू द ऑडिट कमेटी, किस तरीके से आप ऑडिट कमेटी को बताओगे जब आपको सीक करो ओमनिबस अप्रूवल। तो रिव्यू एट सच इंटरवल एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट, क्या रिव्यू करेगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी पर्सुएंट टू विच ओमनिबस अप्रूवल मेड, एंड ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू ओमनिबस अप्रूवल, कि कौन से ट्रांजेक्शन जो ओमनिबस अप्रूवल में नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू सारे ट्रांजेक्शन का एग्रीगेट मिला के जो ओमनिबस अप्रूवल के थ्रू दे सकते हो, पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितना, किस तरीके से आपको डिस्क्लोज करना है, कौन से ट्रांजेक्शन का रिस्पेक्ट में नहीं होगा। अब ये सारे फैक्टर्स देखते हैं ऑडिट कमेटी वाइल स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया। अब जब ये क्राइटेरिया ओमनिबस अप्रूवल को बता रही है तो वो देखती है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, तो एक बार अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, और देयर इज अ नीड, ठीक है, रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन है और ज़रूरत भी लग रही है, ट्रांजेक्शन जो है वो रिपीटेटिव नेचर के हो रहे हैं एंड ज़रूरत भी लग रही है उस ओमनिबस अप्रूवल की, तो ठीक है ओमनिबस अप्रूवल दे देते हैं। अब द ऑडिट कमेटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन द नीड ऑफ ओमनिबस अप्रूवल फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ रिपीटेटिव नेचर, फिर ऑडिट कमेटी अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो है ऑन द नीड ऑफ ओमनिबस अप्रूवल, कि वाकई में ज़रूरत है फॉर सच ट्रांजेक्शन ऑफ रिपीटेटिव नेचर, ठीक है, और इंडिकेट द फॉलोइंग, ओमनिबस अप्रूवल में बताते हैं कि देखो ये रिलेटेड पार्टीज़ के नेम हैं और इनके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो जैसे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन की 1 साल तक जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आप एग्रीगेट में कितना कर सकते हो, बाकायदा इंडिकेट करते हैं बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन प्राइस। इंडिकेट करते हैं बेस प्राइस की रिलेटेड पार्टी के साथ तो जो भी कर रहे हो ये बेस प्राइस पे ही होना चाहिए, करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द प्राइस, ठीक है, प्राइस में वेरिएशन है तो उसका फॉर्मूला। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिट कमेटी, कि कोई सी अदर इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है ऑडिट कमेटी के लिए टू टेक डिसीजन, ठीक है। तो ओमनिबस अप्रूवल शैल कंटेन एंड इंडिकेट द फॉलोइंग, हाउएवर इफ द नीड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड अफोर्सेड डिटेल आर नॉट अवेलेबल, और ये ऊपर की डिटेल अगर अवेलेबल नहीं है, ऑडिट कमेटी मे मेक ओमनिबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू शुड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन। तो इन केस ओमनिबस अप्रूवल देते टाइम कभी ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे केस में ऑडिट कमेटी भी अप्रूवल कर सकती है, पर 1 करोड़ एक ट्रांजेक्शन का 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू तक का अप्रूवल नहीं कर सकती। ओमनिबस अप्रूवल एक फिनेंशियल ईयर तक वैलिड है, उसके बाद फ्रेश अप्रूवल करना पड़ता है। ओमनिबस अप्रूवल नहीं मिलता फॉर सेलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और ओमनिबस अप्रूवल सेलिंग एंड डिस्पोजिंग के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता, तो ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रेफर टू इन 188, जो ट्रांजेक्शन जो 188 के अलावा है ऑडिट कमेटी ऐसे अप्रूव नहीं कर सकती ट्रांजेक्शन। इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड, ऑडिट कमेटी ऐसे अप्रूव नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ रिकमेंडेशन करेगी बोर्ड को, ठीक है। ऑडिट कमेटी का कोई भी वो अप्रूवल नहीं करती है, वो तो 188 में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है, ओमनिबस अप्रूवल दे दिया, अदरवाइज अप्रूवल नहीं देगी, वो सिर्फ बोर्ड को रिकमेंडेशन नहीं दे सकती है,
तो अगर हम देखें तो ओमनिबस अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड है, ठीक है, और जो है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन, कैसे आपको अप्लाई करना है ओमनिबस अप्रूवल के लिए, डिस्क्लोजर टू बी मेड एंड रिव्यू भी होगा, एंड ट्रांजेक्शन जिसके रिस्पेक्ट में ओमनिबस अप्रूवल नहीं होता है, जो अपन ने पढ़ा था, जो ट्रांजेक्शन है जैसे कि सेलिंग एंड डिस्पोजिंग एंड ऑफ द अंडरटेकिंग का आप सेल और डिस्पोज कर रहे हो तो फिर ओमनिबस अप्रूवल नहीं होगा। एंड 1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन तक का जो है आपको ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं, इनकेस आपको अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ये सब एंटर्ड नहीं हो तो, और 1 साल तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू ओमनिबस अप्रूवल। ऑडिट कमिटी शैल कंसिडर द रिपीटेटिवनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, रिपीटेटिवनेस तो देखती है। इंडिकेटिव ऑफ बेस प्राइस एंड करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, जो अभी अपन ने देखा कि बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इंडिकेट होता है, ठीक है, ये होता है। ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, वो वैलिड है 1 साल तक, ठीक है। फिर फ्रेश अप्रूवल चाहिए, तो आंसर इसका डी आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो एक्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, इंटीमेटेड ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग, तो उसने अगस्त 18 में कायदे से इंटीमेशन का बता दिया। ही डिक्लेयर्ड हिज पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो कर रहा है, ठीक है। तो जो मीटिंग अगस्त 18 में शेड्यूल हो रही है, जो मीटिंग अगस्त 18 में शेड्यूल हो रही है, उसने बता दिया अप्रैल 17 में ही उसका पार्टिसिपेशन। तो स्टेट वेदर एक्स इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। देखा जाता अपन ने पढ़ा है, देखो क्वेश्चन वापस है कि डायरेक्टर ने इंटीमेट करा है पार्टिसिपेशन कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो अगस्त 18 को शेड्यूल्ड है, और उसने अप्रैल 17 को ही बता के रखा। और अपन ने पढ़ा था कि कम्युनिकेट कर दो बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में। तो हमने क्या बोल के रखा है कि डायरेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, एंड मे कम्युनिकेट एट द बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर। वो कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में कम्युनिकेट कर देगा कि देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रहा हूँ, ये उसकी इच्छा पे में है, ठीक है। अब जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है 1 साल तक वैलिड है। अब इसने तो अप्रैल 17 में कम्युनिकेट करा था, तो अप्रैल 18 तक वैलिड है। तो अगस्त 18 में मीटिंग हो रही है, तो फिर ये वैलिड नहीं है, तो इससे केस में उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा फिजिकली, ठीक है। तो क्या लिखा है कि वेदर एक्स इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग। यस, इंटीमेशन अबाउट सच पार्टिसिपेशन वॉज मेड एट द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में ये पार्टिसिपेशन कर दिया था। नो, बिकॉज इंटीमेशन वॉज मेड इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, क्योंकि इंटीमेशन प्रीवियस कैलेंडर ईयर में था। क्वेश्चन में ये पूछ रहे क्या एक्स इंटाइटल्ड है टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऐसा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के हिसाब से देखना है अपने को। तो और डी वाला पॉइंट क्या है, देखो यस तो करने से रहा, नो आएगा, क्योंकि वैलिड पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब क्या बोल रहे हैं कि सी फूड लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर 1 अप्रैल 2016। तो सी फूड लिमिटेड है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2016 को। द कंपनी हैज़ कंडक्टेड 4 बोर्ड मीटिंग। तो 1 अप्रैल 2016 को इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी ने कंडक्ट करी 4 बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17। देखो सी फूड लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2016 को। कंपनी ने कंडक्ट करी 4 बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड ऑन 6 अप्रैल 28 अगस्त, देखो अप्रैल का मई जून जुलाई अगस्त, 6 अप्रैल 120 दिन का गैप है ना, ठीक है, और 30 सितंबर एंड 30 मार्च। तो वैलिडिटी बता दो अब, 6 अप्रैल का 6 मई 6 जून 6 जुलाई 6 अगस्त, और ये कब हो रही है 28 अगस्त। फिर सितंबर में हो गई एक मीटिंग, एक मार्च में हो गई मीटिंग। अब देखो मीटिंग की अगर हम बात करें, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है, एंड मैक्सिमम गैप 120 दिन का होना चाहिए, और इधर तो गैप ज़्यादा है तो वैलिडिटी तो है नहीं, ठीक है। तो कॉन्ट्रावेंशन तो है, तो सी में क्या बोल रहे हैं कि देखो नो कॉन्ट्रावेंशन हटाओ, नो कॉन्ट्रावेंशन हटाओ, कॉन्ट्रावेंशन है क्योंकि गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग वो जो है वो 143 डेज़ का है। तो अपन ये देख लेते हैं एक बार कि हम डेज को तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, करते हैं हम कैलकुलेट। तो अगर हम बात करें 6 अप्रैल की, तो 30 में से 6 माइनस करते हैं, 24 अप्रैल के आ गए, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 28 ले लो, तो 144 होगा। तो ये 144 होगा, मतलब कि दोनों डेट नहीं रहेंगे, तो ये 120 डेज जो है वो क्लियर डेज होने चाहिए, समझे, ये क्लियर डेज होने चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि हाँ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 6 अप्रैल से 28 अगस्त वो 123 डेज है। कैसे हो गया 123 डेज, वो 143 डेज है, एंड गैप बिटवीन दी कंसेक्यूटिव, चलो ठीक है, तो सी वाला आंसर है।
तो ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से MCQs है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने का। बट हाँ, अब कुछ तो पॉइंट्स ऐसे थे जो भाई ओमनिबस अप्रूवल से ही आ गया। तब ओमनिबस अप्रूवल से तो यार अगर हम देखें तो कहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो IPCC का कंटेंट है, बट फिर भी ओमनिबस अप्रूवल से आ रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें देखने देगी, राइट। फिर वन देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेरीवेल लिमिटेड वांट्स टू कंट्रीब्यूट 60,000, उसको 60,000 कंट्रीब्यूट करना है टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 कंपनी ने लॉस सफर करा। अब देखो आ गया 181, 182, 183, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भैया कंपनी ने लॉस सफर किया है, बट हम ये बोलते हैं कि प्रीवियस 3 ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। 5% तक तो OR ही लगता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्टर ने कंटेम्पलेटिंग द कंट्रीब्यूट द सेड अमाउंट इन स्पाइट ऑफ लॉसेस। तो भैया कोई लॉसेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। भाई एक साल में लॉसेस है, हम तो पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो हैंस कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं। तो नो बोल के रखा है, पर बोल रहे हैं यस कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो 60,000 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को इन स्पाइट ऑफ लॉसेस प्रोवाइडेड इट इज अ बोनाफाइड चैरिटेबल फंड, ठीक है। चैरिटेबल फंड बोनाफाइड होना चाहिए एंड एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल, ठीक है। ओके, तो अभी तक जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मैं भी चेक भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सही चीज़ चल रही है, तो बीच में पॉज करके एक जगह पे लिख के रखे थे एंड देन वो देखने में आ जाता है। जैसे अपन ने क्वेश्चन करा, देन पेज पलटाया, देखा चीज़ें सही है, तब अपन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मयूर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 23 अक्टूबर 2017 एज पर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कंपनी शैल होल्ड इट्स AGM विद इन 9 मंथ। तो 9 मंथ को कर लेनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब जब इनकॉर्पोरेटेड 23 अक्टूबर को हुई है, ठीक है, तो AGM फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर, तो 23 अक्टूबर 17 के बाद आया मार्च 18 और 9 मंथ मतलब दिसंबर 18, ठीक है। तो ड्यू डेट बताओ ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग, ड्यू डेट ऑफ होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो बोर्ड मीटिंग होती है ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हम इन पर्सन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं करते हैं, ठीक है। और एक बार चलो ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ऐसा ही है कि एक बार कोरम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाए, नहीं सॉरी, एक बार कोरम फिजिकली प्रेजेंट हो जाए, तो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको जितने भी आना हो आ सकते हैं, ठीक है। तो इधर वही 31 दिसंबर आएगा। अब ABC अ प्राइवेट लिमिटेड विद 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो सर्व नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो विद 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सर्व नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग 7 days प्रायर टू द सेड मीटिंग। तो नोटिस तो ठीक है 7 दिन पहले होना चाहिए, 7 दिन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब M हॉस्पिटलाइज ड्यू टू सेवरल इलनेस, तो M हॉस्पिटलाइज है, और जो पूरी स्टोरी बता के रखिए। 1 सेकेंड। Y इज गोइंग टू लंडन बिफोर द मीटिंग। X और B सबके नाम लिख लो। M हॉस्पिटलाइज है, Y लंदन जा रहा है, X एंड B ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फॉर सम कंपनी बिजनेस। A जो है वो बिजी है डॉटर मैरिज में, अनेबल टू अटेंड। E की मदर हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, सो ही इज बिजी इन टेकिंग केयर, ठीक है। बट ही एश्योर टू अटेंड द मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो E बोल रहा है चलो ठीक है मैं BC से आ गया। D एंड P, ठीक है, शेड्यूल टू अराइव फॉर मीटिंग, और D एंड P भी बोल रहे हैं कि चलो आ रहे हम, ठीक है ना, फॉर द मीटिंग एट 2 PM ऑन द सेम डे। शेड्यूल टू अराइव फॉर द मीटिंग एट 2 PM ऑन द सेम डे। हाउएवर फ्लाइट डिले हो गई 8 आवर्स से, ठीक है। अब डिले हो गई तो अब ये आ नहीं पाएंगे। G और H आर इन टाउन एंड आर अवेलेबल फॉर द शेड्यूल बोर्ड मीटिंग। तो G और H आ रहे हैं, मतलब कि ले देखे E आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और G और H आ रहे हैं। अब कायदे से देखे तो अब बोर्ड मीटिंग होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो M Y X B ये 4, फिर 5A, फिर 5 हो गए, और देन 5A 10 है, 10 का 1/3 और 2 विचएवर इज हायर, ठीक है। तो 1/3 10 का 1/3 कितना हुआ 4 और 2 विचएवर इज हायर। तो पर आ तो 3 रहे हैं, तो कायदे से तो कोरम नहीं है, तो ठीक है। तो मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज कोरम इज इनकम्प्लीट, ठीक है, बनते ही नहीं है। फिर मीटिंग कैन बी हेल्ड इन इवनिंग एंड डायरेक्टर D एंड डायरेक्टर P कैन ज्वाइन लेटर ऑन। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12 जनवरी, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड 12 जनवरी को। कंपनी नीड टू पास अ रिजोल्यूशन फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसको रिजोल्यूशन पास करना है फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल परचेस का रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब कि
द कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर। अब रिजोल्यूशन की कॉपी हमने सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट कर ली। कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है, राम, कमल, राज जो भी है सबके 10 के नाम ले लिए इनने, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखें तो राज और राम, ठीक है, तो राजा राम अपन बोल देते हैं कि वो एब्रॉड थे। अब जो रामराज है, मिसेस नूपुर एंड मिस्टर कमल टुक ऑब्जेक्शन। तो राम और राज एब्रॉड है, तो मिसेस, ठीक है, एट द टाइम वर अब्रॉड एट द टाइम ऑफ पासिंग दिस देयर रिजोल्यूशन जो भी है। तो रामराज, मिसेस नूपुर एंड मिस्टर कमल टुक ऑब्जेक्शन बिफोर द चेयरमैन अगेंस्ट द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। तो वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एंड वांट टू डिस्कस इट फर्दर इन द मीटिंग। अच्छा, वो अब जो है ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हमको मीटिंग में डिस्कस करना है। तो हम देख लेते हैं, हमने रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में पढ़ा है कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है, अगर वो बोल रहे हैं मीटिंग होनी चाहिए तो ठीक है। तब इसमें तो 4 लोग बोल रहे हैं, तो कायदे से तो ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल है क्योंकि मोर देन 1/3 है। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं, सिंस देयर सॉल्यूशन इज पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर देयर इज नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन। ये बोल रहे हैं नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन, गलत। रामराज कैन नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन, गलत। वो रेज कर सकते हैं क्योंकि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से सब डायरेक्टर को जाती है बातें, भले ही वो इंडिया में हो नहीं हो जो भी है, ठीक है। और ये तो कोई बात नहीं हुई, और ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल है एज इट इज़ मेड बाय 1/3 ऑफ द मेंबर ने ऑब्जेक्शन करा है, तो फर्दर डिस्कशन तो होगा। ये तो आंसर ही पॉइंट जो है ये सी, ये सही है। फिर आती है बात कि ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल है क्योंकि इट इज़ मेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर। तो भैया 2/3 ने तो करा भी नहीं है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन तब सस्टेनेबल होगा जब 2/3 अप्लाई करे, पर ऐसा नहीं है, 1/3 में भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, जो जुपिटर शॉपिंग मॉल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है 3 दिसंबर 16 को एंड एज ऑन 31 मार्च 18। इसके बाद जो फ्री रिजर्व है वो 50 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो 7.5 लाख है। ओके, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लोन्स एंड एडवांस 186 की बात कर रहा है, तो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर हैज अ लीनिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन विच हिज अदर फैमिली मेंबर भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो उसके दूसरे मेंबर्स भी इन्वॉल्व है, तो उसका डायरेक्टर राहा का इन्वॉल्वमेंट उधर जा रहा है। राहा कन्विक्टेड द अदर 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। राहा कन्विंस्ड 2 डायरेक्टर को और कन्विंस करा, प्रोमिला एंड राणा, कि भैया कंट्रीब्यूट कर लो 10 लाख टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी 16 दिसंबर को और उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया टू कंट्रीब्यूट डिसाइडेड अमाउंट। तो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में? अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए तो अनलिमिटेड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन ऐसा था कि फ्री रिजर्व है एंड देन जो है आपको बैलेंस देकर रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम का। एक डायरेक्टर पॉलिटिकल पार्टी में है, कन्विंस करा 2 को 10 लाख का जो है कंट्रीब्यूशन करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजोल्यूशन पास करवा दिया। अब देखो, इसके लिए आपको 179 एक बार देखना पड़ेगा, पावर्स ऑफ द बोर्ड। जब 179 पावर्स ऑफ बोर्ड पढ़ते हो तो उसको रूल 8 के साथ पढ़ा जाता है। एंड जो रूल 8 है उसमें दिया हुआ है कि आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बोर्ड के पास पावर है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब कि वो मीटिंग होल्ड कर सकती है। अब इधर तो जो बोल के रखा है कि कंपनी कैन नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है, इधर बोल रखा है कंपनी कैन कंट्रीब्यूट, तो अपन ने भी पढ़ा है कि कंपनी कंट्रीब्यूट। तो कायदे से देखो अमाउंट की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर अगर एक ध्यान रखो तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती है, और जो 3 साल से पुरानी है तो वो नहीं कर सकती। तो इनकॉर्पोरेटेड अगर ये 3 दिसंबर 16 को, ये तो 3 साल कब खत्म होंगे? 3 दिसंबर 19 को, राइट। अब तब ये 3 दिसंबर 19 हुआ और ये 3 दिसंबर 19 है और ये 16 दिसंबर को ही रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन का, तो ये तो गलत हो गया ना। इन्होंने पास कर दिया पर ये कंट्रीब्यूट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि तब तक वो 3 साल के से ज़्यादा के नहीं हुए थे, हैंस वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज द सर्कमस्टेंस इन विच द नोटिस कैन बी सर्व्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। तो किस सर्कमस्टेंसेस में नोटिस सर्व किया जाता है फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स? अब देखो यार, इंस्पेक्शन 206 सेक्शन 3 में आता है, अपन अब पढ़ते हैं। इफ नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन 206 सेक्शन 1। जब जो है कोई इन्फॉर्मेशन उसने भेजी ही नहीं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रजिस्ट्रार को फर्निश ही नहीं करा, और अगर देखो तो इंस्पेक्शन के कुछ रीजंस हैं,
जो हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्रार है एक रिटर्न नोटिस के थ्रू इंस्पेक्शन करती है और कंपनी को बोलती है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट BRDR बिरादर बुक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्स जो भी है आपको वो जो है भेजने हैं, ठीक है। ये कब रजिस्टर जब रीज़न रिकॉर्ड करती है कि भैया जो 206(1) में जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी है हमको मिली नहीं, फिर इफ़ द रजिस्ट्रार इज ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्निश इज ऑफ ओपिनियन, या तो चलो उसने भेजी, या तो चलो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है या तो मिली नहीं, और चलो अगर मिली पर इनएडिक्वेट मिली, ठीक है, तो इनएडिक्वेट, या तो मिली और एडिक्वेट भी थी पर जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई करता है कि यार अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है और ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है एंड ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है एक्सिस्ट इन द कंपनी एंड द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नॉट डिस्क्लोज, तो अनसेटिस्फैक्ट्री, मेरे तो स्क्रूटनी करके पता चला कि यार अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है एंड फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं है, तो इन केस जब फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं है एंड अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है तो ऐसे केस में जो है हम इंस्पेक्शन के लिए करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव है, तो 3 पॉइंट क्या है, इनएडिक्वेट जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मिली तो इनएडिक्वेट मिली है, नॉन स्क्रूटनी रजिस्टर सेटिस्फाई होता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है एंड ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ठीक है, does not disclose true and fair view, ठीक है। The shareholder of Ravi Limited passes special resolution that the affairs of a company ought to investigate it, तो shareholder of a company उसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया कि कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो स्पेशल रिजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा तो अच्छी बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें क्या दिमाग लगाओगे भैया, है डिस्क्रिशनरी पावर, मैंडेटरी तो है नहीं, ईजी है, ठीक है, मैंडेटरी वाला सीन ही नहीं बैठता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इम्पॉर्ट इसका भी सीन नहीं है, तो डिस्क्रिशनरी पावर है, आगे बढ़ो, ठीक है। इफ द कंपनी इन अ कंपनी देयर इज सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ कॉर्नरिंग द शेयर, आप पता है इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, ओके, तो देखो अगर हम बात करें तो हमने इन्वेस्टिगेशन जब पढ़े हैं तो 210 का इन्वेस्टिगेशन है, 212 का इन्वेस्टिगेशन है, 213 का है एंड देन फिर 222 का इन्वेस्टिगेशन है, तो इस तरीके के 5 तरीके के इन्वेस्टिगेशन है। अब देखो तो क्या बोला है, इन अ कंपनी देयर इज अ सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ कॉर्नरिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय ग्रुप ऑफ अनस्क्रपलस पर्सन, तो कॉर्नरिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय ग्रुप ऑफ अनस्क्रपलस पर्सन लाइकली टू रिजल्ट इन चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके, तो कॉर्नरिंग द शेयर्स करे वो इससे क्या हुआ, चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच में प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपनी सी केयर एडवाइस केयर ऐसा क्या करा इन्होंने, ठीक है, अब कंपनी को आपसे एडवाइस की कि हाउ इट कैन इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन, तो देखो सीरियस एप्रीहेंशन ऑन द कॉर्नरिंग द शेयर ऑफ द कंपनी बाय ग्रुप ऑफ अनस्क्रपलस पर्सन, ठीक है, तो इससे क्या चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ। अब कैसे कर सकते हैं इम्पोज, ठीक है, अब समझो ये है कि ट्रिब्यूनल सुओ मोटो से, ठीक है, ड्यूरिंग 216 इन्वेस्टिगेशन, जब 216 का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, कि कौन है बेनिफिशियल ओनर जो भी है, तो जब इन्वेस्टिगेशन 216 का चल रहा है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ट्रिब्यूनल को रेफरेंस दे सकते हैं, ट्रिब्यूनल सुओ मोटो कर सकता है, ठीक है, रेफरेंस में टू ट्रिब्यूनल सुओ मोटो कर सकता है, या किसी ने भी कंप्लेंट करी हो, कंपनी ने, डायरेक्टर ने, अदर्स ने, जिसने भी कंप्लेंट करी हो, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि यार रिस्ट्रिक्शन कर लो 3 साल तक का, तो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन मेड टू ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, अंडर सेक्शन 216 ऊपर के बोला अंडर सेक्शन 222 फॉर द इम्पोजिशन, तो 222 एप्लीकेबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो जाती ही नहीं बात, और 222 एप्लीकेबल होता है, 216 की बात ही नहीं होती है। 216 के इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मुझे लग रहा है तो मैं 222 के तहत एप्लीकेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ है, तो कायदे से 37 का ए आंसर होना चाहिए। अब देखो आफ्टर परयूजल ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट इट अपेयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब रिपोर्ट आई और सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंपनी इज लायबल टू बाउंड अप, इट मे कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल, तो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि गवर्नमेंट इज दैट द कंपनी इज लायबल टू बाउंड अप, इट मे कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल। ये अपन जो पढ़ रहे हैं ये एक्शंस आफ्टर इंस्पेक्टर रिपोर्ट है कि इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बाद एक्शन क्या रहता है। पहला एक्शन ये रहता है कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूट कर दिया पर्सन को, और कंपनी ऑफिसर और एम्प्लॉय को बोल के रखा है कि आपको असिस्ट करना है जब हम प्रोसिक्यूट करें तब, ठीक है, ताकि ये पर्सन प्रोसिक्यूट में आ जाए। दूसरा होता है बाइंडिंग अप, अब रिपोर्ट आई सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि लायबल टू बाउंड अप,
अंडर दिस एक्ट या एज पर IBC जो भी है, तो ऐसे केस में ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, प्लस इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो बाय एनी सच सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 213, और कुछ सर्कमस्टेंसेस 213 में अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो रिपोर्ट से पता चल रहा है, प्लस इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो बाय एनी सच सर्कमस्टेंसेस जो 213 के अट्रैक्ट हो गए हैं, तो ऐसे केस में पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप, ठीक है, तो उसको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील लग रहा है, तो वो पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप कर देगी। देखो यही लिखा हुआ है, या तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, पिटीशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी नहीं, पिटीशन फॉर द मर्जर ऑफ अ कंपनी नहीं, या तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 कर देगी फॉर रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट टू द कंपनी, तो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे देगी अंडर सेक्शन 241, या तो पिटीशन रेज कर देगी जस्ट एंड इक्विटेबल है तो 38 का आंसर भी ए होना चाहिए, राइट। राती बात 39 की कि रजिस्ट्रार ने रिटर्न नोटिस इशू कराया है नेहा को, जो एक्स एम्प्लॉय है हिमालय लिमिटेड की, रजिस्ट्रार ने एक रिटर्न नोटिस इशू करा नेहा को जो एक्स एम्प्लॉय है। रिटर्न नोटिस किसको दिया? नेहा पास्ट, ठीक है, पास्ट एम्प्लॉय डिमांड कर रही इन्फॉर्मेशन, तो शी इज लायबल। सिंपल सी बात है, पढ़ने का ही नहीं है। अब देखते हैं यही आंसर होता है कि नहीं होता है। देखो लायबल है क्योंकि पास्ट ऑफिसर है तो पास्ट ऑफिसर भी इन्फॉर्मेशन देगा। अब 40 है लास्ट, ऑफेंसेस कवर्ड अंडर 447 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नो पर्सन एक्यूज फॉर सच एन ऑफेंस शैल बी रिलीज ऑन बेल। जो भी पर्सन एक्यूज है ऑन सच ऑफेंस को बेल पे नहीं छोड़ सकते। पर हाउएवर अगर स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट कराया तो 16 साल की पागल औरत 16 साल, ठीक है, वुमेन सीक और इन्फॉर्म एनी ऑफ द अबव, ये 40 का दिया आना चाहिए। और इस तरीके से जो है ये आंसर भी सही निकलता है। और इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है। देखो बहुत ही फॉर्मल होता है जिसमें टॉकिंग नहीं होती, इसमें जो एक 1-to-1 इंटरपर्सनल जो भी होना चाहिए कम्युनिकेशन वो नहीं होता है। बट हाँ कि यार देखो अब छोटा ही वीडियो है, अब इसमें क्या ब्रेक डाले, तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में दूसरा ऐसा कुछ मतलब कि कैजुअल टॉक करते हुए हम ये जो है पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे। बट जो भी है ये अराउंड वापस 30 मिनट्स में ये हमने 20 क्वेश्चंस को ओवर कर रहे हैं। कहीं पे आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन की कमी है ऐसा कुछ, तो ऐसे केस में जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो आप जैसा भी है बताइएगा। थैंक यू।